हेलो, नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन का तीसरा गति का नियम जो न्यूटन द्वारा दिया गया था। उसके अलावा हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले और दूसरे नियम से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के रूप में और एग्जाम्पल्स के रूप में दिए गए हैं। तो तीसरा नियम पढ़ने से पहले हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम तीसरे नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है कि किस वस्तु का प्रत्येक प्रत्येक प्रश्न में हमें बताना है कि किस वस्तु का जड़त्व अधिक है। तो जड़त्व अधिक है ये बताने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि जड़त्व क्या है। हमने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु का गुण जो उसमें उसकी स्थिति में हो रहे परिवर्तन का विरोध करता है वह जड़त्व कहलाता है। कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, और उसकी स्थिति में अगर कोई परिवर्तन आता है तो वो उस परिवर्तन का विरोध करेगा, वही उस वस्तु का जड़त्व होता है। मतलब कब बाहर से बल लगाओगे तब उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा, फिर ये न्यूटन का आपका पहला नियम हो जाता है। लेकिन कोई वस्तु जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहना चाहती है और यही उस वस्तु का जड़त्व कहलाता है। अब हमने देखा था कि जड़त्व को आप किसकी मदद से माप सकते हैं। तो जड़त्व जो है उसको आप द्रव्यमान की मदद से माप सकते हैं। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो आपको दे रखा है एक रबर की गेंद और दूसरा उसी आकार का पत्थर। तो हम जानते हैं कि रबर की गेंद की तुलना में जो पत्थर है उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, इस वजह से पत्थर का जड़त्व भी ज्यादा होगा। दोनों में से रबर की गेंद और पत्थर में से ज्यादा जड़त्व पत्थर का होगा। एक साइकिल या एक रेलगाड़ी, साइकिल की तुलना में रेलगाड़ी का जो वजन है काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से रेलगाड़ी का जड़त्व साइकिल की तुलना में ज्यादा होगा। 5 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का एक सिक्का, मतलब एक 5 रुपए के सिक्के का जड़त्व ज्यादा है कि एक 1 रुपए के सिक्के का जड़त्व ज्यादा है। अगेन हम जानते हैं कि 5 रुपए का सिक्के का द्रव्यमान जो है 1 रुपए के सिक्के की तुलना में ज्यादा है, और द्रव्यमान ज्यादा होने से 5 रुपए के सिक्के का जड़त्व भी ज्यादा होगा। थ्योरेटिकल छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। नीचे दिए गए उदाहरण में का वेग कितनी बार बदलता है। यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दी गई है, उसमें हमें बताना है कि सिचुएशन के अंदर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, उस वस्तु का जो वेग है उसमें कितनी बार परिवर्तन हुआ है। जानने का प्रयास करें। फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद को किक मारता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फुटबॉल का एक खिलाड़ी है जिसने गेंद को किक मारी। ठीक है, गेंद को किक मारी और अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचा देता है। तो इसने गेंद को किक मारी है, तो इसने किक मार करके गेंद को दूसरे खिलाड़ी के पास में पहुंचा दिया है। ठीक है, तो दूसरा खिलाड़ी आ गया हमारे पास में। दूसरा खिलाड़ी गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। अब ये जो दूसरा खिलाड़ी है इसने क्या करा, इसने वापस गेंद पर किक मारी है और इसको वो गोल पर पहुंचाने का प्रयास करता है। मतलब फुटबॉल खेल रहे हैं वो, आप ऐसे बोल सकते हो। तो फुटबॉल खेल करके वो क्या कर रहे हैं, इसमें गोल करने की वो गोल करने का प्रयास करता है और इस बॉल को यहाँ पर फेंकता है ताकि वो गोल कर सके। दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है विपक्षी टीम का गोलकीपर। और ऑब्वियस सी बात है, गोल करना चाह रहा है तो यहाँ पर एक गोलकीपर भी खड़ा होगा। तो गोलकीपर क्या कर रहा है, तीसरा इंसान है हमारा। तो यहाँ पर गोलकीपर क्या कर रहा है, गोलकीपर गेंद को पकड़ता है। तो यहाँ पर उसने गेंद को पकड़ लिया, गेंद जो है वो विराम अवस्था में आ जाएगी, इसने गेंद को पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया इसने। ठीक है, और अपनी टीम के खिलाड़ी को की ओर किक लगाता है। अब क्या करता है, गेंद को इसने पकड़ लिया, उसके बाद में ये गेंद को अपने टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास में किक मार के बॉल को पास करवाता है। तो यहाँ पर जो बॉल है इसके पास में लुढ़कती हुई आती है। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आया है। आगे क्या बोल रहा है, इसके साथ ही, अच्छा ये पूरा गेम इनका खत्म हो गया कि भाई यहाँ पर एक इंसान था, उसने बॉल को किक मारी और अपने टीम के दूसरे खिलाड़ी को उसने बॉल पास कराई। यहाँ पर इसने क्या करा, इस बॉल को गोल करने की कोशिश करी, लेकिन गोल करने की कोशिश करता है तो आगे गोलकीपर आता है, बॉल को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद में बॉल को किक मार करके अपने टीम के खिलाड़ी के पास में पहुंचा देता है। ये उल्टा खड़ा है ना, तो ऐसे, इसलिए इसके बाल बनाए हमने। ठीक है, इसके साथ ही उसका कारक भी पहचान कर
पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान कर रहा है। अच्छा, एक तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जो बॉल का वेग है उसमें कितनी बार परिवर्तन हुआ है और प्रत्येक अवस्था में बल जो बॉल की अवस्था में परिवर्तन करने वाला है वो कौन है। तो देखो, सबसे पहले बॉल का वेग शून्य था, भाई बॉल पड़ी हुई है, उसका वेग शून्य था। तो क्या करा इस खिलाड़ी नंबर एक ने बॉल के ऊपर बल लगाया और बॉल के वेग में परिवर्तन कर दिया है। तो सबसे पहले यहां पर बॉल के वेग में परिवर्तन आया, यहां पर इसने वापस उस बॉल के वेग में परिवर्तन करा तो दूसरी बार बॉल के वेग में परिवर्तन आया। दोबारा परिवर्तन कौन कर रहा है? खिलाड़ी नंबर 2। तीसरी बार बॉल के वेग में परिवर्तन कब आया? जब इस खिलाड़ी ने बॉल को पकड़ा है। जब खिलाड़ी ने बॉल को पकड़ लिया तो तीसरी बार बॉल का जो वेग है वो क्या हो गया? पकड़ लिया ना, तो पकड़ करके क्या करा? बॉल का वेग 0 कर दिया। फिर इसने क्या करा? इसी खिलाड़ी ने बॉल को लात मार करके अपने चौथे खिलाड़ी को पास करवाया है। तो वापस इसने क्या करा है? बॉल का जो वेग है वो बॉल को वेग प्रदान करा और बॉल को अपने खिलाड़ी को पास करवाया है। तो हम देख रहे हैं कि बॉल के वेग में कुल 4 बार परिवर्तन हुआ है। एक बार इसने करा, एक बार इसने करा, एक बार इसने बॉल को पकड़ करके रोक लिया तो 3 बार, फिर दोबारा इसने बॉल को किक मारा है तो 4 बार टोटल बॉल के वेग में परिवर्तन हुआ है। पहले सिचुएशन में खिलाड़ी नंबर 1 कारक है, दूसरी सिचुएशन में खिलाड़ी नंबर 2 कारक है, तीसरी सिचुएशन में जो गोलकीपर है उसने पहले बॉल को पकड़ा है, विपरीत बल लगा करके बॉल को रोक लिया है, तो तीसरी सिचुएशन में गोलकीपर कारक है और चौथी सिचुएशन में भी गोलकीपर ही कारक है क्योंकि उसने बॉल को रुकी हुई बॉल को किक मार करके आगे की तरफ दूसरे खिलाड़ी को पास कराया है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको लिखोगे। मैंने आपको समझा दिया है, पहले खिलाड़ी द्वारा लगाया गया कि वेग 0 से बदलकर यू हो जाता है, फिर दूसरे खिलाड़ी जो है गोलकीपर की तरफ मारता है तो वेग में दोबारा परिवर्तन होगा। आप इसको U1 V1 करके भी समझ सकते हो। गेंद विपक्षी गोलकीपर द्वारा पकड़ी जाती है तो अपनी ओर बॉल को वो खींचता है या फिर बल लगा करके रोकता है तो वेग जो है वापस 0 हो जाता है 3, और फिर जो गोलकीपर है वो दोबारा किक मारता है। तो यहाँ पर कारक लिखे हुए हैं कि कौन बदल रहा है। तो वापस किक मारता है तो वेग में वापस परिवर्तन आ जाता है, कुछ ना कुछ वो जो वेलोसिटी है बॉल अटेन कर लेती है। तो गेंद में कुल 4 बार परिवर्तन होता है और वस्तु का गति प्रदान करना या गति में परिवर्तन लाने के लिए खींचना, धकेलना या ठोकर मारना, पुश करना पड़ता है, जो यहाँ पर ये खिलाड़ी कर रहे हैं। किसी पेड़ की शाखा को तीव्र गति से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आप किसी पेड़ को विग्रेसली शेक करते हो, अगर आप किसी पेड़ को पकड़ के हिलाते हो तो उस पेड़ की कुछ पत्तियां जो हैं वो टूट करके नीचे गिर जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब सारी की सारी पत्तियां तो नहीं गिरती है ना, कुछ कुछ पत्तियां जो होती है वो टूट करके गिर जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जब हम पेड़ को पकड़ करके हिलाते हैं तो पूरे के पूरे पेड़ और शाखा जो है वो गति के अंदर आ जाता है, लेकिन कुछ पत्तियां जो है अपने जड़त्व के कारण, अपने विराम जड़त्व के कारण उसी अवस्था में रहना चाहती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाना चाहती है। और जब आप पेड़ को हिलाते हो तो जो पत्तियां हैं अपनी विराम जड़त्व के कारण पेड़ों से टूट करके अलग हो जाती है और नीचे की तरफ गिर जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि जब पेड़ की शाखा को तीव्रता से मतलब जोर से हिलाया जाता है तो शाखाओं में गति आ जाती है, लेकिन पत्तियां तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। विराम जड़त्व के कारण अब पत्तियां जो है थोड़ी, विराम जड़त्व तो मतलब विराम में रहना चाहेगी वो, तो विराम जड़त्व के कारण वो अपनी इसी अवस्था में रहना चाहती है, अर्थात पत्तियां अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहती है और जिसके रिजल्ट में क्या होता है, जो पत्तियां हैं वो पेड़ से टूट करके नीचे गिर जाती है। सिंपल था, इजी। नेक्स्ट, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप बस की ओर झुक जाते हैं और जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, ऐसा क्यों? ये जो सिचुएशंस है हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आप किसी बस में होते हो, जब भी आप किसी बस में होते हो और बस विराम अवस्था से, बस जो है विराम से अगर गति में आती है तो आप क्या करते हो? आप पीछे की ओर झुक जाते हो। आप इस तरीके से पीछे की ओर झुक जाते हो, तो ऐसा क्यों होता है? तो जब हमारी बस विराम अवस्था में होती है और हम जब बस में होते हैं तो हम भी विराम अवस्था में होते हैं, हम विराम जड़त्व में होते हैं, लेकिन जब बस अचानक से चालू होती है, एस्केलेटर खींच करके जब बस चालू होती है, तब क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है, हमारे जो शरीर का निचला भाग होता है वो बस के संपर्क में होता है। तो जैसे ही बस गति में आती है तो हमारा निचला शरीर तो
गति में आ जाता है, लेकिन हमारा बचा हुआ ऊपर का जो आधा शरीर है वो विराम जड़त्व में रहना चाहता है, जिसकी वजह से अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप हम बस में पीछे की ओर हो जाते हैं, मतलब पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा ही लिखा है यहाँ पर कि जब गतिशील बस अचानक रुकती है, अच्छा हमने दूसरी वाली स्थिति पहले डिस्कस कर ली है, तो ये दूसरी स्थिति है आपकी कि जब ठहरी हुई बस में बैठे हों और अचानक बस चल पड़े, तो हमारे शरीर का निचला भाग जो है वो सतह के कांटेक्ट में होता है, संपर्क में होता है, जिसके कारण वो बस के साथ में गतिशील हो जाता है, लेकिन ऊपर का शरीर जो है वो विराम जड़त्व में होता है और इसके कारण अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहता है, या फिर बोल सकते हो कि विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, जिसके फलस्वरूप या फिर परिणाम स्वरूप हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसे ही जब बस चल रही होती है, जब हमारी बस गतिमान होती है, जब हमारी बस गति में है, ठीक है, तो हम भी बस के साथ में गति में होते हैं, लेकिन जब ये बस अचानक से ब्रेक लगाती है, तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। हम क्या करेंगे, जब ये बस अचानक से ब्रेक लगाएगी तो हम आगे की तरफ झुक जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इस तरीके से हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो वही इसके अंदर भी सेम है कि जब बस गति अवस्था में होती है, तो हम भी बस के साथ में उसी वेग से चल रहे होते हैं। जब बस अचानक से ब्रेक लगा करके रुकती है, तब क्या होता है, हमारा निचला शरीर जो होता है वो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में आता है, जिस वजह से बस के ब्रेक लगाते ही हमारा निचला शरीर तो हैंड टू हैंड रुक जाता है, उसी समय रुक जाता है, लेकिन हमारे जो ऊपर का शरीर है वो अपने गति जड़त्व के कारण या फिर अपने जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व के कारण वो आगे की तरफ चलते ही रहना चाहता है, अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहता है, जिसके फलस्वरूप हम आगे की ओर झुक जाते हैं और हमें एक थोड़ा धक्का सा महसूस होता है। वो क्लियर है ये सारी चीजें, क्योंकि ये वाला जो चीज है हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम इस चीज को और अच्छे से समझ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है हमने दूसरा गति का नियम जो पढ़ा था, संवेग का नियम, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स हैं ये, वो पहले वाले इंटेक्स्ट क्वेश्चंस थे, एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक 5 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के हमारे 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट है क्वेश्चन के? 2 पार्ट है। ये क्या कह रहा है, आपके पास में एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है? एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 5 किलो। ठीक है, मान लिया हमने। उस वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत करता है, मतलब इस वस्तु के ऊपर आप एक फोर्स लगाते हो, जो फोर्स कितने सेकंड के लिए लगती है? 2 सेकंड के लिए इस वस्तु के ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, जिससे इस वस्तु का जो वेग है वो 3 मीटर प्रति सेकंड से बदल करके कितना हो जाता है? 7 मीटर प्रति सेकंड में होता है। जब वेग बढ़ रहा है तो उसका क्या मतलब है कि हमने वस्तु की गति की दिशा में ही बल आरोपित किया है। मतलब अगर वस्तु हमारी पूर्व दिशा की तरफ जा रही है तो हमने पूर्व दिशा में ही बल आरोपित किया है। तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको यहाँ पर कितना बल आपने आरोपित किया है उसको फाइंड आउट करना है। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि जितना भी बल आपने यहाँ पर लगाया है, जितना भी बल आपने इस 5 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु के ऊपर लगाया है, वस्तु का द्रव्यमान इसने चेंज नहीं करा, मतलब सेम वस्तु है। जितना भी बल हमने लगाया था, हमने यहाँ पर F बल लगाया है, तो यही F बल हम वापस लगा रहे हैं, लेकिन इस बार जो ये F बल है हम 5 सेकंड के लिए लगा रहे हैं। पहले हमने इस बल को कितने सेकंड के लिए लगाया था? 2 सेकंड के लिए। अब इसी बल को जब हम 5 सेकंड के लिए लगाएंगे तो उस स्थिति में जो इस वस्तु की फाइनल वेग होगा या फिर इस वस्तु का जो अंतिम वेग होगा वो क्या होगा? तो यहां पर मेनली आपको क्या निकालना है? सेकंड क्वेश्चन में आपको मेनली फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, और अंतिम वेग निकालने के लिए पहले हमें यहाँ पर फोर्स पता होना चाहिए। और फोर्स कहां से निकालेंगे हम? फर्स्ट सिचुएशन। तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हमने गति के दूसरे नियम से क्या पढ़ा है? गति के दूसरे नियम से हम क्या जानते हैं कि F बराबर ma। फाइनल हमने यही रिजल्ट निकाला था। अब यहाँ पर हमें त्वरण तो दे नहीं रखा, एक्सेलरेशन तो दे नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे? इस F को, हमें क्या पता है कि A बराबर होता है V माइनस U बटा T।
ये हमने कल पूरा का पूरा डिराइव किया था, तो आई होप आपको याद होगा, प्रीवियस लेक्चर में हम इसको पूरा डिराइव कर चुके हैं। तो m इंटू ए, यहाँ पर m तो हम एज इट इज लिख देंगे और a की जगह क्या लिख देंगे, v माइनस यू बटा टी। ठीक है, यहाँ पर f तो हमें निकालना है, m कितना है, 5 किलो का है। ठीक है, m आपका 5 किलो का है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आपके पास में v कितना है भाई, पहले आपकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और बाद में बदल करके कितनी हो गई, v हो गई है। तो अंतिम वेग कितना है आपका 7, और प्रारंभिक वेग था आपका 3। कितने समय के लिए आपने फोर्स को लगाया, क्वेश्चन में बोला है कि 2 सेकंड के लिए लगाया है, तो 2 लिख देंगे नीचे। सॉल्व करते हैं इसको, 5, 7 में से 3 गया 4 बटा 2, 2 से 2 बार कट गया, तो 5 इंटू 2 10 न्यूटन। मतलब वस्तु पर कितना बल लगाया गया है, वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया गया है 2 सेकंड के लिए, जिस वजह से उस वस्तु का जो वेग है 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ करके 7 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है कि अगर यही 10 न्यूटन का बल, अगर यही 10 न्यूटन का बल मैं 5 सेकंड के लिए लगाती हूं, तब वस्तु की जो वस्तु का जो अंतिम वेग है उसके अंदर कितना परिवर्तन आएगा, या फिर वेग में कितना परिवर्तन आएगा, ये बताना है। तो हमें ये तो पता पड़ गया कि हम 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, अच्छी बात है। अब इसी चीज से हम क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर और सॉल्व कर लेंगे। यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, वापस सेम टू सेम सारी की सारी, देखो बल सेम है, मास सेम है, समय 5 सेकंड हो गया है, तो आप इसको T2 लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम केस 2 लिख करके यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने केस 2 बना दिया, इसके लिए एक अलग डायग्राम बना दिया, तो यहाँ पर मेंशन करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपका आरंभिक वेग है वो तो u है, और जो अंतिम वेग है वो आपको निकालना है। तो वही गति के दूसरे नियम से हम क्या लिख सकते हैं, गति के दूसरे नियम से, गति के दूसरे नियम से क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू एम ए है नहीं हमारे पास में, तो हम ए को खोल करके क्या लिख देंगे, v माइनस यू बटा टी। F हमारे पास में 10 न्यूटन है, जो वस्तु का द्रव्यमान है वो सेम ही रखा गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। वस्तु पहले भी 5 किलो के द्रव्यमान की थी, अभी भी 5 किलो के द्रव्यमान की है। प्रारंभिक वेग जो है हमें ज्ञात है, और अंतिम वेग हमें निकालना है, और जो इस बार बल लग रहा है वो 5 सेकंड के लिए लग रहा है। तो इस 5 से इस 5 को तो मैं कट कर दूंगी, मेरे पास में कितना आ जाएगा, v माइनस 3। ये 3 इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 बराबर v, और v बराबर कितना हो जाएगा, 13 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर यही 10 न्यूटन का बल हम 5 सेकंड के लिए लगाएंगे, तो उसके वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन आएगा, उस वस्तु का वेग जो है वो 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर के 13 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है, समझ में आया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। देखो यहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप चाहो तो उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और वो वाला सॉल्यूशन हमने खुद ने किया है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि क्वेश्चन करना कैसे है। दोनों ही चीजें सही है, अंतिम वेग 13 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है, और यहाँ पर जो बल आरोपित किया था वो 10 न्यूटन का किया था, तो दोनों चीजें हमारी सही आई है। किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूं मैं, कि किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, 2 किलो द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में। अच्छा, अब यहाँ पर आपको 2 ऑब्जेक्ट दे दिए हैं, 2 वस्तुएं दे दी है, उन दोनों के ऊपर आप कुछ ना कुछ बल लगा रहे हो। अब वो पूछ रहा है कि किस पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, दोनों के द्रव्यमान दे दिए, दोनों में उत्पन्न त्वरण आपको दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को वापस 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर जो आपके पास में फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट है इसलिए आपका m1 लिखूंगी मैं। तो यहाँ पर आपका m1 कितना है, पहले वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 2 kg का है, और जब इसके ऊपर आपने F1, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है ना, और दोनों के अलग अलग बल, दोनों के ऊपर आपने अलग अलग बल लगाया है, इसलिए यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, F1। तो जब आपने इस पहली वस्तु के ऊपर F1 बल लगाया है, तो त्वरण कितना उत्पन्न हुआ है, आपका त्वरण उत्पन्न हुआ है 5 मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर का। ठीक है। और जब आपने दूसरी वस्तु के ऊपर बल लगाया है, दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान है 4 किलो, जब आपने इसके ऊपर F2 मात्रा का बल लगाया है तो इसके अंदर त्वरण कितना उत्पन्न हुआ है, इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, इतना क्वेश्चन में हमें दे दिया है। हमें क्या निकालना है, F1 निकालना है और हमें F2 को निकालना है और बताना है कि कौन सी सिचुएशन में ज्यादा बल आरोपित किया गया है दोनों ही वस्तुओं में। मतलब पहली वस्तु पर ज्यादा बल लगा है कि दूसरी वस्तु पर ज्यादा बल लगा है, हमें ये बताना है। तो हम क्या जानते हैं, वही गति के दूसरे नियम से। गति के दूसरे नियम से हमें ज्ञात है, वी नो दैट क्या ज्ञात है कि F इज इक्वल्स टू एम ए। अगर और ज्यादा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लूंगी मैं, क्योंकि दो सिचुएशन में क्वेश्चन को डिवाइड किया है मैंने, तो इस तरीके से लिख लूंगी, सबके आगे 1 1 लगा दूंगी क्योंकि दो कंडीशंस है हमारे पास में। तो F कितना है हमारे पास में, F1 तो हमें निकालना है, M1 कितना है हमारे पास में 2 किलो है, और एक्सेलरेशन कितना है 5 है। तो मतलब पहले केस के अंदर या फिर पहली वस्तु के ऊपर आपने जो बल लगाया है वो कितना है, पहली वस्तु पर जो बल लगाया है आपने वो 10 न्यूटन का बल है। सेकेंड सिचुएशन हम देख लेते हैं। सेकेंड सिचुएशन में भी हम सेम चीज लिखेंगे कि गति के दूसरे नियम से, क्या कह सकते हो आप गति के दूसरे नियम से, वही F बराबर एम ए। क्योंकि ये हमारी दूसरी सिचुएशन है तो हम क्या लिख लेंगे, F2 बराबर M2A2। क्योंकि दूसरी सिचुएशन है, बल भी बदल गया है, ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान भी बदल गया और त्वरण भी उसके अंदर जो लग रहा है वो अलग है। तो F2 हमें निकालना है। M2 कितना है 4 और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है 2। तो यहां पर जो हमारा F2 है वो कितना आ जाएगा 8 न्यूटन का। तो हम देख सकते हैं कि पहली वस्तु पर बल ज्यादा मात्रा में लगेगा या फिर पहली वस्तु पर ज्यादा बल आरोपित किया जाना है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो F1 है वो ज्यादा है F2 से। तो हम बोल देंगे कि जो पहली वस्तु है उसमें अधिक बल की आवश्यकता है। लिख देते हैं यहाँ पर, पहली पहली वस्तु पर अधिक बल की आवश्यकता है। आई होप आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से करना है, क्या हमें करना है और कैसे करना है। देखो यहाँ पर, हाँ F1 कितना अधिक बल लगेगा कि 2 किलो बल अधिक लग रहा है। क्यों, क्योंकि पहली स्थिति में हमारा 10 आ रहा है, दूसरी स्थिति में हमारा 8 आ रहा है। तो कितना अधिक बल लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं 2 न्यूटन अधिक बल की आवश्यकता है। तो मैंने डाइजेस्ट बनाया, मतलब सेम टू सेम लाइन आएगी। एक कार 108 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। मतलब आपने बल कितनी देर तक लगाया है, आपने बल 4 सेकंड तक लगाया है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। अब जब कार पर हम ब्रेक लगा देते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद में कार पर कितना बल लगा है आपको उसकी कैलकुलेशन करके बतानी है कि ब्रेक द्वारा कार पर कितना बल लगाया गया है जिससे हम उसे रोक पाए हैं। और कार का जो आपको द्रव्यमान दे रखा है यात्रियों सहित वो कितना है, 1000 किलोग्राम है। मतलब कार और उसके अंदर जो यात्री बैठे हैं तो उनका टोटल कुल जो द्रव्यमान है वो कितना है, 1000 किलो है। तो ये सब तो बात की बात है। हमें जैसे इसने क्या बोला है कि आपको क्या बताना है,
कार पर ब्रेक लगाए जाने बाद बल की गणना करें। तो बल की गणना करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? बल की गणना करने के लिए हमारे पास में द्रव्यमान और एक्सेलरेशन दोनों होना चाहिए, त्वरण होना चाहिए। द्रव्यमान तो है पर क्या त्वरण है हमारे पास में? है ही नहीं, कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? त्वरण निकालेंगे। क्वेश्चन ने जो पूछा है वो ठीक है, हमें समझ में आ गया है, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है? द्रव्यमान और त्वरण की। द्रव्यमान हमारे पास में है, त्वरण हमारे पास में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को पढ़ करके इसमें से त्वरण निकालने की हम कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है कि जो कार की गति क्या है? 108 किलोमीटर प्रति आर है और समय कितना दे रखा है? 4 सेकंड। सबसे पहले तो यही दिक्कत हो जाती है भाई, आपको जो गति दे रखी है वो तो किलोमीटर प्रति आर में दे रखी है, समय दे रखा है सेकंड में, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये जो गति दे रखी है हम इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे करना है ये हमने फर्स्ट चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे, उसमें चीज अच्छे से हमने सीखी है कि जो हमारी कार है उसकी आरंभिक गति आपको कितनी दे रखी है? 108 किलोमीटर प्रति आर, जिसको हमें मीटर प्रति सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो हम उसे किससे गुणा कर देंगे? 5/18 से हम उसे गुणा कर देंगे। 2 की टेबल से काटो, कितना हो जाएगा? 9, 6, 6 5 जा 30। तो कार की जो आरंभिक गति है वो कितनी है? 30 मीटर प्रति सेकंड है। अब रुकने में समय ले रही है, अब कार रुकी गई है तो उसका वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मतलब कार का जो अंतिम वेग है वो कितना हो जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकंड। कार पर लगाए जाने के बाद में कितने सेकंड तक आपने ब्रेक लगा के रखा है? तो 4 सेकंड तक ब्रेक लगाया है। तो कार पर कितना बल लगा ये बताना है। तो बल लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? F इक्वल्स टू एम है, एम है, ए नहीं है तो ए निकाल लेते हैं। ए निकालने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए? ए, आप या तो चाहो तो गति का पहला नियम समीकरण भी लगा सकते हो। क्या था गति का पहला समीकरण? गति के पहले समीकरण से, गति के पहले समीकरण से हम क्या बोल सकते हैं? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। गति का पहले समीकरण यही था, करके आ चुके हैं हम। v 0 है हमारे पास में, u कितना है? 30 है, a हमें निकालना है और कितनी देर तक ब्रेक लगाया हमने? 4 सेकंड तक। तो 4, यहां पर हम इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, एक सेकंड। 4, तो यहां पर ये 30 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 30 बराबर 4a। यहाँ पर 4 जो है वो नीचे आकर के डिवाइड होगा तो माइनस का 30/4 बराबर है। सॉल्व करा इसको मैंने, कितना हो जाएगा? 15/2। या फिर और क्या बोल सकती हूँ मैं? 15/2 को क्या लिख सकती हूँ? -7.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण जो है वो वस्तु में उत्पन्न हो रहा है। चलो ठीक है, इतना त्वरण जो है वस्तु का उत्पन्न हुआ है, वस्तु के अंदर इतना त्वरण उत्पन्न हुआ है। आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें क्या निकालना है? बल निकालना है। तो बल निकालने के लिए हमें पता है कि बल बराबर कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। बल बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान हमें कितना दिया है? 1000 किलो का, और त्वरण हमने निकाला है 7.5 का। तो जब 7.5 को मैं 1000 से गुणा करती हूँ तो उत्तर क्या आ जाता है मेरे पास में? 7, 5 और 3 जीरो आगे लगा देंगे, फिर एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो मतलब जो कार है उसके ऊपर टोटल बल कितना आरोपित हुआ है? कार पर बल जो आरोपित हुआ है वो हुआ है 7500 न्यूटन का। ठीक है, ये डॉट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है कि कैसे करना है। इसको ठीक कर लेते हैं यहाँ पर। 7500 न्यूटन का कार पर जो है बल लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हाँ देखो, ओ हाँ, एक में हम इसमें एक चीज भूल गए हैं कि हमारा जो ये त्वरण आया था ये नेगेटिव आया था।
जो त्वरण है हमारा नेगेटिव आया था, तो यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू पुट करेंगे तो जो एफ है वो हमारा कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। और ऋणात्मक एफ आपको क्या बता रहा है कि जो बल लगाया गया है वो कार की गति की विपरीत दिशा में लगाया गया है। तो यहाँ पर आपका -7500 न्यूटन आंसर आ गया है। और ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है कि कार के द्वारा जो ब्रेक लगाया गया है वो विपरीत दिशा में लगाया गया है। 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अब आपके पास में कोई वस्तु है, आपके पास में कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, m1 है। इस m1 वस्तु पर जब मैं 5 न्यूटन का बल लगा रही हूं, तो 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। तो यहाँ पर जब m1 द्रव्यमान वाली वस्तु पर मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया है, तो उस वस्तु में द्रव्यमान कितना, त्वरण कितना उत्पन्न हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ है। उसी प्रकार कोई दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है और इस वस्तु पर 5 न्यूटन का बल किसी द्रव्यमान m1 को, हाँ, उस वस्तु पर मैंने वापस 5 न्यूटन का बल अगर लगाया है, तो इस वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तब इस वस्तु के अंदर जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। इतना क्वेश्चन समझ में आया है कि 5 न्यूटन का बल मैंने दो ऑब्जेक्ट पर लगाया है और दोनों ही ऑब्जेक्ट पे अलग अलग एक्सेलरेशन, अलग अलग त्वरण जो है वो उत्पन्न हुआ है। अब ये बोल रहा है कि अगर आप दोनों द्रव्यमानों को जोड़ करके सेम अमाउंट का बल लगाते हो, अगर आप दोनों द्रव्यमानों को जोड़ करके सेम अमाउंट का बल लगाओगे तब कितना त्वरण उत्पन्न होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इतना क्वेश्चन समझ में आया है। मतलब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर आप इन दोनों द्रव्यमानों को जोड़ देते हो और दोनों द्रव्यमानों को जोड़ करके जब आप इनके ऊपर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हो, तब इनके अंदर त्वरण कितना उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या है, मेरे को सबसे पहले यहां से पता करना पड़ेगा कि द्रव्यमान कितना है। द्रव्यमान पता पड़ेगा तभी तो बताऊंगी कि कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान निकाल लेंगे। m कितना है, m1 तो हमें निकालना है और a1 कितना है आपका 10 है, तो कितना हो जाएगा 5/10 बराबर m1 और इसको हम लिख सकते हैं 1/2। मतलब आपका जो द्रव्यमान है वो कितने किलो का है, वो ½ किलो का है या फिर 0.5 kg का आपका पहला द्रव्यमान है। आई होप आपको समझ में आया ये। उसी प्रकार से हम दूसरे वस्तु का द्रव्यमान निकाल लेंगे। सेम हम क्या लिखेंगे, क्योंकि बल दोनों में बराबर लग रहा है इसलिए मैंने F1 F2 नहीं लिखा है, क्योंकि दोनों में ही 5 न्यूटन का बल लग रहा है। दूसरी वस्तु इसलिए M2 एक्सेलरेशन भी जो है अलग प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए A2। M2 हमें निकालना है और F कितना है हमारे पास में, 5 न्यूटन का है। F आपने 5 न्यूटन लगाया है तो M2 हम निकाल लेंगे और A2 कितना है 20। यहां से हम इसे डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 1/4 को क्या लिख सकते हो 0.25 kg या फिर डायरेक्ट 1/4 kg का द्रव्यमान है उस दूसरी वस्तु का। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि जब इन दोनों वस्तुओं को हम साथ में जोड़ देंगे और तब उनके ऊपर जब हम 5 न्यूटन का बल लगाएंगे, उस स्थिति में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो यहां पर जब हम दोनों वस्तुओं को जोड़ देते हैं तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कुल द्रव्यमान हो जाएगा, एक सेकेंड, जब दोनों वस्तुओं को हम जोड़ देते हैं तो कुल द्रव्यमान कितना होगा, कुल द्रव्यमान m होगा और m को क्या लिख सकती हूँ मैं m1 प्लस m2। m1 कितना है 0.5 और m2 कितना है 0.25। तो कुल द्रव्यमान मेरा कितना आ रहा है, कुल द्रव्यमान मेरा आ रहा है 0.75 किलोग्राम। बल कितना लगा रहे हैं, बल वही 5 न्यूटन का लगा रहे हैं। तो इस स्थिति में त्वरण कितना उत्पन्न होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा F बराबर m है। यहाँ पर F हमारा अगेन 5 है, m हमारा कितना हो गया है 0.75 न्यूटन हो गया है और त्वरण हमें निकालना है।
ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, 5/75। अब क्योंकि यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगी तो ऊपर कितना हो जाएगा, 100 बराबर ए। इस चीज को आगे हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, कितना हो जाएगा ये, 5 × 100/75 इज इक्वल्स टू ए। 5 की टेबल से काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 2 बचेगा, 5 5 जा 25। वापस इसको 5 की टेबल से काटूंगी मैं तो कितना हो जाएगा, 5 की टेबल से ही कितने बार कटेगा, 20 बार, और ये 3 बार। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 6.66 या फिर 6.667 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। हम्म, 6.667 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण जो है आपका उत्पन्न हो रहा है। सही आंसर हमारा आ गया है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली कि कैसे इन सब चीजों को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है कि 5 लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की जो गेंद है उसका वेग समय ग्राफ नीचे दे दिया है आपको, और गेंद को विराम अवस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगाया गया है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ग्राफ में जो आपको इन्फॉर्मेशन है, वेग है, वो आपको किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। तो जो आपका प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब आपको पता है कि जो 1 सेंटीमीटर होता है उसमें 1/100 मीटर होते हैं, तो इसे हम भाग दे करके कन्वर्ट कर लेंगे 20/100, क्योंकि टाइम ऑलरेडी सेकंड में, तो टाइम को हम नहीं छेड़ेंगे। तो u कितना हो गया आपका, 0.2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और जो प्रारंभिक वेग है वो कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा करने के लिए समय कितना लगा है, ऐसा करने के लिए जो समय है वो हमें लगा है 10 सेकंड का, और जो बॉल का द्रव्यमान है वो कितना है, 20 ग्राम है। अब 20 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से भाग दे करके, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 0.02 किलोग्राम। अब सिंपल हमें आंसर निकालना है। गति के पहले समीकरण से हमें पता है, गति के पहले समीकरण से हम जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। v कितना है हमारे पास में, v हमारे पास में 0 है क्योंकि एंड में जाकर के बॉल रुक गई है। u कितना निकाला है हमने, 0.2 मीटर प्रति सेकंड। a आपको निकालना है यहाँ पर, और समय कितना दिया है हमें, समय दिया है 10। तो पहले ये 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 0.2 बराबर 10 है। उसके बाद में 10 भी इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का 0.2 भाग में 10 बराबर a। इसको डिवाइड करूंगी तो कितना हो जाएगा, 0.02 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण जो है मुझे यहाँ मिल जाएगा। अब सिर्फ बल निकालना है, क्योंकि हमें द्रव्यमान तो दे ही रखा है। बल निकालने के लिए क्या लिखेंगे, F बराबर m है। F आपको निकालना है। द्रव्यमान कितना है आपके पास में, 0.02 kg का द्रव्यमान है, और त्वरण कितना उत्पन्न हुआ है, त्वरण भी आपका 0.02 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण गेंद में उत्पन्न हुआ है, वो भी ऋणात्मक, जिसकी वजह से जो बॉल है आपकी वो रुक जाएगी। इसको नेगेटिव लिखेंगे हम। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0004 न्यूटन आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। और जो नेगेटिव में आपका आंसर आ रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो बल है वो बॉल की गति के विपरीत दिशा में लगा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए। वैसे तो बुक में भी एग्जाम्पल सिंप्लीफाई किए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हमें मिल जाता है अगर हम डिटेल में से सॉल्व करते हैं। तो इजी क्वेश्चन है काफी, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप सारी चीजों को वैसे भी सॉल्व कर लोगे। ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनको करने के बाद में हम देखेंगे गति का हमारा तीसरा नियम। गति का तृतीय नियम, इसे भी सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। गति के तीनों नियमों को सर आइजैक न्यूटन ने ही दिया था। गति के तीसरे नियम के अनुसार, देखो गति का तीसरा नियम क्या है, आपने वो कहावत सुनी, जैसे को तैसा। बस वही गति का तीसरा नियम है कि आप जैसा करोगे, जितना करोगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप किसी को जाकर के अच्छा बोलते हो तो बदले में वो आपको अच्छा बोलेगा, बुरा बोलते हो तो वो भी आपको बदले में बुरा ही बोलेगा।
तो मैम ये क्या बातें लगा रखी है, तो हम टॉपिक पर आते हैं हमारे कि गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि आप जैसी क्रिया करते हो वैसे ही आपको सामने से प्रतिक्रिया मिलती है। जैसे मैं इस बोर्ड के ऊपर, अगर इस बोर्ड के ऊपर मैं बल लगाती हूं अपने हाथ से, तो बदले में ये बोर्ड भी मेरे हाथ पर बल लगाएगा। अगर मैं इस बोर्ड पर 10 न्यूटन का बल लगा रही हूं, तो विपरीत दिशा में बोर्ड भी मेरे हाथ पर 10 न्यूटन का बल ही लगाएगा। एक्शन रिएक्शन फोर्स, जैसा भी आप कार्य करते हो, सामने वाली वस्तु भी आपके ऊपर विपरीत दिशा में उतने ही अमाउंट का कार्य करती है। अगर आप किसी बॉल को, या फिर मान लो आप किसी दीवार पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो बदले में वो दीवार भी आपके ऊपर विपरीत दिशा में 50 न्यूटन का फोर्स लगाती है। कैसे? अगर आप दीवार पर हाथ को अपने मारते हो, ठीक है, दीवार पर आपने हाथ मारा, तो आपने क्या करा, अपने हाथ से दीवार पर बल लगाया, ठीक है, लेकिन दर्द किसको हो रहा है, दीवार को हो रहा है कि आपको हो रहा है? आपके हाथ पर दर्द होता है। क्यों? क्योंकि जितनी मात्रा में आपने दीवार पर बल लगाया है, जितनी मात्रा में बल लगाकर आपने दीवार पर क्रिया करी है, उतनी ही मात्रा में विपरीत दिशा में दीवार ने आपके हाथ पर क्रिया करी है, जिसकी वजह से आपको दर्द महसूस होता है। अब यहाँ पर इस है तो काफी इजी, लेकिन इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो हमेशा याद रखने पड़ते हैं कि गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर तत्क्षणिक बल लगाया जाएगा। मतलब जैसे मान लो आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, यहाँ पर आपके पास में एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है। अगर पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है, क्या कर रही है, पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है, तो पहली वस्तु पर बल लगा रहे हो आप, और दूसरी वस्तु भी क्या करेगी, बदले में इस वस्तु के ऊपर बल लगाएगी। यह है आपकी दूसरी वस्तु है, यह आपकी पहली वस्तु है। यहां पर जो बल लगाया जा रहा है वो दूसरी वस्तु द्वारा लगाया जा रहा है पहली वस्तु पर, इसको इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर F21। क्यों F21 लिख रही हूं? क्योंकि जो बल लगाया जा रहा है वो किसके द्वारा लगाया जा रहा है, दूसरी वस्तु द्वारा लगाया जा रहा है। किस पर? पहली पर। और यहां पर जो बल है वो किस पर लग रहा है, दूसरी वस्तु पर लग रहा है, लेकिन लगाया किसके द्वारा जा रहा है, पहले के द्वारा लगाया जा रहा है। और यहां पर न्यूटन के जो तीसरा नियम है उसके अनुसार मैं क्या बोल सकती हूं कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी उसी मात्रा में विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर बल लगाएगी। लेकिन क्योंकि वो विपरीत दिशा में लगा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर साइन क्या रखेंगे, यहाँ पर जो साइन है हम माइनस का रखेंगे। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली। दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान होते हैं। न्यूमेरिकल टर्म इसकी हमेशा सेम होगी, मतलब आप 10 न्यूटन का लगा रहे हो तो सामने वाला भी 10 न्यूटन का लगाएगा, लेकिन दिशा जो है वो विपरीत होती है। इसका ये मतलब है कि सदैव युग्ल रूप में बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करता है, बल्कि बल दो अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं। यहाँ पर जो एक मेन पॉइंट है याद रखने के लिए वो ये है कि कभी भी अगर एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया अगर हो रही है, तो वो दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगेगी। एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्रिया करेगी और दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर प्रतिक्रिया करेगी। मतलब यहाँ पर जो क्रिया और प्रतिक्रिया है वो दो अलग अलग वस्तुओं पर होती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा पेयर में लगता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रखता है, दो वस्तुओं के ऊपर लगता है, पहला का दूसरी पर और दूसरी का पहले पर। तो दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होंगे एक्शन रिएक्शन फोर्स को देखने के लिए। एक्शन रिएक्शन फोर्स की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली में हो पाती है। अगर एक्शन रिएक्शन या फिर क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं होता तो आप चल नहीं पाते, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई वस्तु धरती पर चलती है, तो जब हम धरती पर खड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पैरों से धरती पर बल लगा रहे हैं। हमारे पैर क्या कर रहे हैं, धरती पर बल लगा रहे हैं, F अमाउंट का बल लगा रहे हैं, और बदले में धरती भी हमारे पैरों पर विपरीत दिशा में F अमाउंट का बल लगा करके हमें ऊपर की तरफ धकेलती है, जिसकी वजह से हम आगे चल पाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपने बलून देखा होगा कि जब आप बलून में से हवा निकलती है तो वो बलून आगे की तरफ जाता है। तो जब बलून से हवा निकलती है तो हवा क्या करती है, जो बलून की हवा है वो वातावरण में क्या करती है, F अमाउंट का फोर्स लगाती है, और बदले में यही वातावरण क्या करता है, इसके ऊपर विपरीत दिशा में -F अमाउंट का फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से बलून जो है वो आगे की तरफ जाता है।
सेम टू सेम चीज रॉकेट में भी देखने को मिलती है। अगर है आपका रॉकेट है तो रॉकेट के अंदर जब फ्यूल्स होते हैं तो फ्यूल से क्या निकलती है, बहुत सारी गैसेस निकलती है। तो जब ये बहुत सारी गैसेस निकलती है तो ये बहुत सारी गैसेस क्या करती है, धरती के ऊपर बहुत ज्यादा बल लगाती है और बदले में धरती क्या करती है, उतनी ही मात्रा में विपरीत दिशा में रॉकेट के ऊपर बल लगाती है, जिसकी वजह से रॉकेट जो है स्पेस में जा पाता है। रॉकेट की स्पीड पता है आपको कितनी होती है? रॉकेट की स्पीड ही होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतना ज्यादा बल रॉकेट का फ्यूल धरती पर लगाता है और बदले में उतना ही बल जो धरती है वो रॉकेट के ऊपर लगाती है, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा हाई वेलोसिटी से ऑर्बिट के बाहर निकल जाता है। मतलब किसी भी आपके पास में ऑब्जेक्ट को अगर आपको स्पेस में भेजना है ना तो उसकी स्पीड ये कर दो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से छोड़ोगे ना तो वो चीज सीधा अर्थ के ऑर्बिट के बाहर। बिल्कुल। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं, सॉरी ये एग्जांपल्स आपको समझ में आए हैं। एक एग्जांपल इसका और है नाव वाला, कि आपकी बुक में शायद फोटो भी दे रखा है कि यहाँ पर एक किनारा है, और सॉरी किनारा थोड़ा ऊंचा हो गया है, कि यहाँ पर आपके पास में एक किनारा है और जब कोई व्यक्ति यहाँ पर पैर रख करके इस किनारे के ऊपर पैर रखता है तो क्या करता है, वो अपने पीछे वाले पैर से, भाई उसको बोट से ऊपर की तरफ आना है तो व्यक्ति क्या करेगा, एक पैर किनारे पे रखेगा और पीछे दूसरे पैर से बोट पर बल लगाता है, और बदले में बोट क्या करती है, उतनी ही मात्रा में विपरीत दिशा में उस व्यक्ति पर बोट बल लगाती है, जिसकी वजह से वो कूद करके किनारे पर आ जाता है। उसी तरीके से जब नाव चलाते हैं तो पैडल, जो नाव चलाने वाला होता है उसके पास में पैडल्स होते हैं, चप्पू जिसको बोलते हैं, तो वो क्या करता है, चप्पू से ऐसे पानी को पीछे की तरफ धकेलता है। बल लगा करके जब आपका नाविक पानी को पीछे की तरफ धकेल रहा है तो पानी भी उतनी ही मात्रा में विपरीत दिशा में नाव पर बल लगाता है, जिसकी वजह से हमारी नाव आगे की तरफ चली जाती है। तो काफी इजी था ये। कुछ पॉइंट्स है इसके जो आपको ध्यान रखने हैं कि ये हमेशा पेयर में होता है और दोनों जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर होगा। एक ऑब्जेक्ट पर एक्शन होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट पर रिएक्शन होगा। जैसे मैं किसी को थप्पड़ मारूं, जैसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लो कि मैं किसी को थप्पड़ मार रही हूँ तो बदले में वो इंसान भी तो मुझे थप्पड़ मारेगा, तो मैंने किसी पर एक्शन किया तो वो वापस क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। या फिर अगर आप किसी को अच्छा बोलते हो तो बदले में वो भी आपको अच्छा बोलता है। तो दोनों जो चीजें हैं वो अलग अलग व्यक्ति पर होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका स्टेटमेंट छोटा सा ही है, बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं है, छोटा सा ही है। देखो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि फुटबॉल के खेल में प्राय हम गेंद को तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतएव दोनों ही खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। क्या बोल रहा है कि जब फुटबॉल हम खेलते हैं तो खेलते समय गेंद को हम तेज गति से किक मारते हैं और किक मारते समय क्या होता है, हम पीछे दूसरे खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। जब हम दूसरे खिलाड़ी से टकराते हैं तो दोनों ही खिलाड़ियों को चोट लगती है। क्यों? क्योंकि पहला खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी पर बल लगाता है और उतनी ही मात्रा में दूसरा खिलाड़ी भी पहले खिलाड़ी पर विपरीत दिशा में बल लगाता है, जिसकी वजह से दोनों को ही चोट लग जाती है। क्रिया बल, जब किसी वस्तु पर कोई वस्तु बल लगाती है तो इस प्रकार लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, क्रिया बल बोलते हैं। कि जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर बल लगा रही है तो वो क्या हो जाएगा, क्रिया बल। पहले जो कर रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रिया बल। अब इसकी क्रिया को देखते हुए ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर विपरीत दिशा में उतनी ही मात्रा का बल लगाएगा, जिसे हम कह देंगे प्रतिक्रिया बल। क्या बोल देंगे, प्रतिक्रिया बल। सेम है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो वस्तु भी विपरीत दिशा में बल लगाती है। इस प्रकार की विपरीत दिशा में बल लगाने को हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो है वो दोनों ही अलग अलग वस्तुओं पर लगता है, ये हम पढ़ चुके हैं। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल मान में समान होते, बता चुकी हूं मैं, उतनी मात्रा में लगता है, परंतु ये एक समान परिमाण में त्वरण उत्पन्न नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि 5 न्यूटन का फोर्स मैं इस बोर्ड पर लगा रही हूँ, बदले में ये बोर्ड भी मेरे ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। या फिर आप इसको और अच्छे से ऐसे समझ सकते हो कि मान लो मैं स्केट बोर्ड पर खड़े होकर के बोर्ड के ऊपर या फिर दीवार के ऊपर, मैंने स्केटबोर्ड पर खड़ी होकर मैंने दीवार पर कुछ बल लगाया, तो बदले में क्या करेगी, दीवार मुझ पे उतनी ही मात्रा का विपरीत दिशा में बल लगाएगी, जिसकी वजह से मैं स्केटबोर्ड पर चलने लगूंगी।
पीछे की तरफ आने लगूंगी इस तरीके से। ये दीवार है, ये आपका स्केट बोर्ड है जिसके ऊपर एक व्यक्ति खड़ा होकर के दीवार पर बल लगाता है एफ अमाउंट का, और बदले में ये दीवार इस व्यक्ति पर विपरीत दिशा में ही एफ अमाउंट का बल लगाता है, जिसकी वजह से इसका स्केटबोर्ड जो है वो मूव करने लगता है पीछे की दीवार की विपरीत दिशा में, जिस दिशा में दीवार ने बल लगाया है उस दिशा में। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हमारे बल लगाने से दीवार में तो कोई त्वरण नहीं आया है, लेकिन हम में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो वो चीज फिर किस पर निर्भर करती है, वो चीज निर्भर करती है कि द्रव्यमान कितना है हमारा। भाई सबका अलग अलग जड़त्व होता है ना, आप दीवार को हिला सकते हो, आपने इतना बल नहीं लगाया क्योंकि दीवार का जड़त्व आपसे ज्यादा है, लेकिन दीवार ने उतनी ही दिशा में आपके ऊपर बल लगाया और आपका जड़त्व कम होने के कारण आप जो है अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेते हो और आप मूव करने लग जाते हो। क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी एक समान कभी भी आपको त्वरण हो नहीं सकता है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स में आपको सेम अमाउंट का त्वरण मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं। क्योंकि आप जो बल लगा रहे हो, यहाँ पर इस लड़के ने जो दीवार पर बल लगाया तो दीवार का द्रव्यमान ज्यादा था जिसकी वजह से उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन बदले में ही उतना बल जब दीवार ने बच्चे पर लगाया तो बच्चे का द्रव्यमान कम था, जिस वजह से उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया है। गति का तृतीय नियम प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। तो अगर आपको उसको शॉर्ट में लिखना है कि गति का तीसरा नियम आखिर है क्या, तो आप क्या लिख सकते हो कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए समान मात्रा में प्रतिक्रिया होती है लेकिन वो विपरीत दिशा में होती है। और इसका एक मेन पॉइंट आप क्या वहां पर हाईलाइट कर सकते हो कि ये जो प्रतिक्रिया और क्रिया है दोनों ही अलग अलग वस्तुओं पर होती है। ये हमारा न्यूटन के तीनों जो नियम है वो कंप्लीट हो गए हैं, और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम बल को गति से जोड़ करके देख सकते हैं कि किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए, किसी वस्तु की गति को गति की अवस्था में बदलाव लाने के लिए या फिर उसकी स्थिति में बदलाव लाने के लिए आप किस तरीके से उस पर बल आरोपित करेंगे और वो बल किस तरीके से आपको रिजल्ट देगा, परिमाण देगा। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम संवेग का संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण के बारे में। तो संवेग संरक्षण के बारे में पढ़ने के लिए आपको द्वितीय और तृतीय नियम अच्छे से आने चाहिए। तो मैं आपको आज यही बोलूंगी कि अगर आप नेक्स्ट लेक्चर में संवेग संरक्षण अच्छे से समझना चाहते हैं बिल्कुल ढंग से, तो आपको क्या करना है, आपको दूसरा और तीसरा नियम डिटेल में रिवाइज करके आना है, अच्छे से रिवाइज करके आना है। उसके बाद हम संवेग संरक्षण को शुरू करेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर में मजा आया होगा। टिल देन बच्चों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।